Hello everyone, this is Tamanna, and in this lecture we are going to start the new chapter, that is Newton's laws of motion. अब जो न्यूटन्स लॉज हैं वो आपको पता है कि बहुत बेसिक है, हम +1 में इनको स्टडी कर चुके हैं एंड हम इस लेक्चर में इनको बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि जो इनिशियली इनको पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझ सकें। मीन्स देखो, जो न्यूटन ने लॉज दिए थे वो 3 लॉज दिए थे, लेकिन उससे पहले हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इनको स्टडी ही क्यों कर रहे हैं। अब वी आर वेरी familiar to the mechanics, which is the one of the main branch of physics. एंड मैकेनिक्स में जो है हम किसके बारे में स्टडी करते हैं कि जो बॉडी है वो रेस्ट में क्यों है, मोशन क्यों कर रही है, मीन्स इसका जो कोज है वो स्टडी करते हैं। लाइक स्टैटिक फ्रिक्शन, मीन्स ये फोर्सेस हैं जो इस तरीके से जो भी फोर्सेस होती हैं उनको स्टडी करते हैं, और इनको स्टडी करने के लिए फिर हमें कुछ लॉज की ज़रूरत पड़ी जो कि इन सबको डिफ़ाइन कर सके। सो न्यूटन ने फिर इनको डिफ़ाइन करने के लिए अपनी 3 स्टेटमेंट दी थी। और हमेशा याद रखना, जो स्टेटमेंट होती है या फिर हम कह सकते हैं कि जो लॉज हैं उनका कोई प्रूफ नहीं होता। जो उन्होंने दे दी मीन्स वो एज इट इज़ है, वो चेंज नहीं होगा। सो सी, हमारा जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, वो क्या स्टेटमेंट देता है? इफ़ नेट फोर्स इज़ 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बॉडी होगी वो रेस्ट में ही रहेगी और जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। दैट मीन्स इफ़ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज़ 0, इट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ पर रेस्ट कहने की बजाय हम बोल सकते हैं अपनी स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगी। दैट मीन्स वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। और मैं इसको शॉर्ट में क्या लिख सकती हूँ? समेशन ऑफ मीन्स नेट फोर्स इज़ 0 एंड वेलोसिटी 0 होगी, और या फिर कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। सो लेट्स कम टू द सेकंड लॉ। अब जो सेकंड लॉ है उसकी क्या स्टेटमेंट है? इफ़ वी हैव एनी बॉडी, मीन्स हमारे पास कोई बॉडी है और उस पर कोई फोर्स एक्ट हो रही है, मीन्स एनी नेट फोर्स है उस बॉडी पर, और ये बात मैटर नहीं करती कि वो बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। नॉट कंसिडर्ड दैट रेस्ट में है या मोशन में, देन हम क्या बोल सकते हैं कि जो उसका जो मोमेंटम होगा वो चेंज हो जाएगा। मीन्स जो बॉडी है उस पर नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगी, और उस नेट फोर्स के एक्ट होने की वजह से उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। सो इसको मैं मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, एफ नेट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये तो बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है। अब इसको फर्दर मैं क्या लिख सकती हूँ? हमें मोमेंटम का भी पता है, P इक्वल टू mv होता है। v इज़ वेक्टर वेलोसिटी एंड p इज़ ऑल्सो वेक्टर। एंड इस फॉर्मूले का जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? p की जगह पर हम mv यूज़ करते हैं। अगर हम मास को कांस्टेंट कंसिडर करें तो m dv/dt हो जाएगा, m बाहर आ जाएगा एंड इसकी और मॉडिफिकेशन हो जाएगी, dv/dt एक्सेलरेशन होता है, दैट इज़ ma। अब देखो यहाँ पर जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा, ऑलवेज नॉट कांस्टेंट।
सो अगर मास वेरिएबल होगा, आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो रॉकेट होता है, मींस जब भी वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसका मास वेरिएबल होगा। सो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, जो नेट फोर्स होगी P इक्वल टू mv हम सब्सटीट्यूट करके करेंगे। सो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन वाला जो रूल होता है डेरिवेटिव करने के लिए, वो वाला यूज़ करेंगे। इट विल बी मास, जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसको एक बार एज इट इज़ ले लेंगे, देन dv/dt, फिर वेलोसिटी को एक बार एज इट इज़ रखेंगे एंड मास का डेरिवेटिव। दिस इज़ फॉर वेरिएबल मास। ओके, एंड अब देखो यहाँ पर जो फिज़िकल मीनिंग होगा मोमेंटम का, वो क्या होगा, फिज़िकल मीनिंग ऑफ मोमेंटम। देखो, जिस तरीके से किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक टेम्परेचर या फिर कलर हम बोल सकते हैं, तो उसी तरीके से मोमेंटम भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, जो कि कैसे चेंज होती है, या तो कोलिजन के केस में हम इसको कंसिडर करते हैं, या फिर जब बॉडी पर नेट फोर्स एक्ट होती है तब हम इसको कंसिडर करते हैं, और अगर नेट फोर्स 0 होती है तो उस केस में तो हम मोमेंटम को कंजर्विव बोलते हैं। सो जो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम की जो कंसिडरेशन होगी वो कब होगी, जब नेट फोर्स एक्ट होगी बॉडी पर। नेट फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी, then P will be considered। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे इन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स में। सो सी, कार्टेशियन के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, F इक्वल टू ma, और अगर एक कंपोनेंट है सो एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा, फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में, एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इन वन डायरेक्शन। एंड इसको मैं और मॉडिफाई करके लिख सकती हूँ mx डबल डॉट। डबल डॉट का मीनिंग है कि डबल डेरिवेटिव है। सिमिलरली y डायरेक्शन में हो जाएगा m/ay इक्वल टू m y डबल डॉट, एंड fz विल बी m/az इक्वल टू m z डबल डॉट। ये तो हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा, सी, पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास दो होते हैं, एक तो रेडियल कंपोनेंट होता है और एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है। रेडियल कंपोनेंट की टर्म्स में बात करेंगे तो जो एक्सेलरेशन होगा उसकी हमने वैल्यू निकाली थी, आई थिंक लेक्चर नंबर 1 में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो मैं उसी वैल्यू को डायरेक्ट यूज़ करूँगी यहाँ पे। ये हो जाएगा r डबल डॉट माइनस ऑफ r थीटा डॉट स्केयर। ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी, सो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। एंड जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, मीन्स फोर्स का, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ma थीटा, एंड a थीटा क्या होता है 2r डॉट थीटा डॉट प्लस में r थीटा डबल डॉट। ये हो गया। एंड अब ये तो होगी फोर्स की बात की, दोनों कंपोनेंट्स में कैसे निकालेंगे। देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ जो है बहुत ही बेसिक है और उसकी स्टेटमेंट क्या है, एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आप किसी भी बॉडी को पुश करते हैं, दैट मीन्स लाइक इन दिस डायरेक्शन, सो रिवर्स में आपको ये बॉडी भी पुश करती है। अब ये बॉडी तब तक पुश नहीं होगी जब तक कि ये वाली फोर्स ज़्यादा नहीं होगी इस वाली फोर्स से। सो सी, अब देखो कंसिडर करो कि टू फोर्सेस एक्ट्स ऑन
डिफरेंट बॉडीज। अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, वो क्या है, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो एक्सेलरेटिंग या फिर इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं होगा। अब इसका हम एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, बट पहले आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। नॉट वैलिड इन एक्सेलरेटिंग एंड इनर्शियल फ्रेम। अब जो इनर्शियल फ्रेम होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है। जो हमारी अर्थ है वो हम कौन सा फ्रेम कंसीडर करते हैं, वो भी तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं ना, क्योंकि उसका जो एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। दैट्स व्हाई आई कॉल इट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पर वैलिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे किसी भी बॉडी के लिए तो हम खुद मोशन में आ जाएंगे और वहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स और एक्ट होगी जिसकी वजह से न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं हो पाएगा। और उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा फोर्स, जिसे कि हम शूडो फोर्स बोलते हैं, वो कंसिडर करनी पड़ती है, तभी जाकर हमें कैलकुलेशंस में इजीनेस मिलती है, ताकि हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ को यूज़ कर मीन्स कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद ही हम उसको यूज़ कर पाते हैं। ओके, अब देखो जो फोर्सेस होंगी, जो एक्सेलरेशन होगा वो मे बी रेडियल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे टू बॉडीज़ हैं, दिस इज़ द रेडियल एंड सपोज करो दिस इज़ द फोर्स F1 एंड दिस इज़ इन दिस डायरेक्शन F2, मीन्स दिस इज़ बॉडी 1 एंड 2। ये तो बॉडी 1 पर 2 की वजह से फोर्स होगी और ये 2 पर 1 की वजह से, बट यहाँ पर जो है नेट फोर्स तो 0 हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर जो इंटरनल फोर्सेस होंगी ना, उनकी वजह से नेट टॉर्क 0 नहीं होगी, वहाँ पर कुछ ना कुछ टॉर्क जनरेट होगी। नेट टॉर्क विल नॉट इक्वल टू 0। अब दैट ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉज। अब इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो कहाँ पर वैलिड नहीं होगा। अब देखो इसका मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, दैट इज़ मैग्नेटिक इंटरेक्शंस बिटवीन मूविंग चार्जेस। और यहाँ पर जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड नहीं होगा, नॉट वैलिड। अब देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स होगी वो इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, बट इस केस में ये ऐसा नहीं होगा और हम उसको प्रूव भी करेंगे। सी, लेट्स दिस इज़ x एंड दिस इज़ y एंड यहाँ पर जो है दिस इज़ Q1 चार्ज एंड दिस इज़ Q2 चार्ज and it is moving in this direction and this is moving in this direction and velocity is vy and this is vx। अब देखो जो z डायरेक्शन होगी वो यहाँ होगी, that means coming out of the पेज। अब देखो जो ये वाला चार्ज मूव कर रहा है, हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि जो मूविंग चार्ज है वो एक लाइन चार्ज की मीन्स एक लाइन में जो कंडक्टर होता है उसकी तरह मान सकते हैं कि दिस इज़ कंडक्टर एंड द मोशन ऑफ चार्ज इज़ इन दिस डायरेक्शन एंड द फील्ड इज़ क्रिएटेड लाइक दिस। ओके, अब इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखो जब ये चार्ज मूव कर रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पर मतलब किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज़ कमिंग आउटवर्ड। मीन्स जैसे हम ये वाला रूल यूज़ करते हैं ना, राइट हैंड थंब रूल, लाइक दिस। सी, दिस इज़ कमिंग आउटवर्ड द पेज एंड इस चार्ज की वजह से जब हम
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सो ये कैसे हो जाएगा, लाइक दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड माई फिंगर्स आर कर्लिंग लाइक दिस, मीन्स इनवर्ट द पेज, like this, invert the page. So this is the direction of B1 and this is B2 and जो फोर्स होगी वो क्या होगी यहाँ पर F21, इसकी वजह से, और किस डायरेक्शन में होगी, आई कैप डायरेक्शन में। F इक्वल टू फोर्स तो हम निकालेंगे एंड यहाँ पर भी जो फोर्स आएगी वो F21 वो किस डायरेक्शन में होगी, जे कैप। अब देखो हम इसको प्रूफ भी करेंगे, जो दोनों फोर्सेस हैं वो इक्वल नहीं होंगी। सो कैसे, सी F मैग्नेटिक मीन्स जो मैग्नेटिक फोर्स है वो Q V क्रॉस B होती है एंड F21 जो फोर्स हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगी, Q2 मीन्स चार्ज 2 पर लगने वाली किसकी वजह से, 1 की वजह से। ये वाली फोर्स हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इन x डायरेक्शन, आई कैप क्रॉस में B1 के क्रॉस कैप। आई होप कि आप ये सब समझ पा रहे हैं। वेलोसिटी x डायरेक्शन में थी तो आई कैप आ गया एंड यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो Q1 चार्ज की वजह से। सो B1 हमने लिया है और जो B1 है वो के माइनस के डायरेक्शन में है, दिस इज माइनस के, इनवर्ट डायरेक्शन है ना, इस वजह से। एंड आपको पता है आई क्रॉस माइनस के क्या हो जाएगा, आई जे एंड के, ये वाला रूल तो पता है, आई क्रॉस के दिस इज इन दिस डायरेक्शन, तो माइनस जे हो जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माइनस जे एंड दिस माइनस विल बी प्लस जे, दिस इज इन जे डायरेक्शन। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो है जे डायरेक्शन आई है एंड F दिस इज F21 ओके एंड F12 को कैलकुलेट करेंगे तो सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे सेम तरीके से, इट विल बी Q1 V क्रॉस B, V इज इन J डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन K डायरेक्शन। सो Q1 V Y B Z that is K डायरेक्शन। सो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, सॉरी J क्रॉस K, this is J cross K equal to I cap direction. So see, both these are different, that's why we can't say that both forces are equal and I hope कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा कि क्यों हम यूज़ नहीं कर पाए यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। वैसे तो मोस्टली यही लॉ यूज़ होता है, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है कब हम यूज़ करेंगे। मीन्स जैसे कुछ एक आइडिया हो जाए कि स्टेटमेंट इस तरीके से दी हो तो हमें ये यूज़ करना चाहिए। सो वो एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट की किस तरीके से दी हो तो यूज़ करना है। सी इफ़ द प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू फोर्स, स्पीड, एक्सेलरेशन या फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो एट्सेट्रा हम बोल सकते हैं। सो इस केस में हमें यूज़ करना है न्यूटन्स थर्ड लॉ। वैसे तो और भी लॉज का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं आंसर, बट हम यूज़ कर सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी। और सेकंड हम क्या बोल सकते हैं कि वैसे ना जो मैकेनिक्स में हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉज। बस हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा मेथड यूज़ करना इजी होगा और कौन सा हमारी कैलकुलेशंस को टफ कर देगा। इट शुड बी वेरी कैजुअल एंड लेट्स प्रोसीड नाउ। सी द रिलेशन
F इक्वल टू ma। अब देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। अब हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। और जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू में 2as एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। अब बात करते हैं व्हाट इफ़ एक्सेलरेशन इज़ वेरिएबल। सो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो एक्सेलरेशन होगा उसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मीन्स इसकी जो डेफिनेशन है एक्सेलरेशन क्या होता है, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एंड इसको और मॉडिफिकेशन करके क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी टी। ये डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डी एक्स से डिवाइड कर दिया। सो हमें न्यू फॉर्म क्या मिल गई, v डी वी बाई डी एक्स। एंड जो है आप एक बार एग्जांपल देखो, अगर कोई भी स्टोन है अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो अर्थ का ग्राउंड है वहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट कंसिडर करते हैं हम ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो दैट्स वाई इन दिस केस एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। अब देखो इसके बाद हम एक और कंसेप्ट को देखते हैं, दैट इज़ ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स एक्चुअल में क्या होती है, मैं बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बता देती हूँ एक बार। ये रिएक्शन फोर्स नहीं है, नॉट रिएक्शन फोर्स, बट ये क्या है, मान लो कोई भी बॉडी लाइक दिस, अगर ये स्टोन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो यहाँ पर जो ड्रैग फोर्स होगी वो हमेशा अपोजिट टू द मोशन एक्ट करेगी, क्योंकि दिस इज़ मीडियम फोर्स। इस पर जो है मीडियम की वजह से फोर्स लगती है, दैट्स वाई वी कॉल इट ड्रैग फोर्स। एंड और हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, जो नेट फोर्स है, मान लो इस बॉडी के बारे में बात करते हैं, इस पर हम कैसे लिखेंगे, जो नेट फोर्स होगी एफ इक्वल टू एम ए होती है, बट जो जी की वैल्यू है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड डाउनवर्ड में जी इज़ नेगेटिव, सो माइनस एम जी हो जाएगा। एंड अपोजिट ही डायरेक्शन में इसमें जो है ड्रैग फोर्स एक्ट करें, सो दैट्स वाई एफ डी, दिस इज़ ड्रैग फोर्स। अब यहाँ से हमें अगर एक्सेलरेशन को फाइंड करना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ए इक्वल टू माइनस एम जी माइनस ऑफ ड्रैग फोर्स, वो हमें वेरिएशन क्वेश्चन में या तो गिवन होगा या फिर हम खुद से ही ड्रैग फोर्स को कंसिडर करेंगे मीडियम के अकॉर्डिंग, एंड अपॉन में एम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है एम भी कांस्टेंट है, जी भी, एंड बट जो ड्रैग फोर्स है दैट इज़ नॉट कांस्टेंट, सो दैट्स वाई हियर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट। और इस केस में हम जो है एक्सेलरेशन को इसी तरीके से यूज़ करेंगे डी वी बाई डी टी। आप याद रखना कि ड्रैग फोर्स के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हम बेसिक डेफिनेशन ही यूज़ करेंगे, दैट्स वाई एक्सेलरेशन इज़ नॉट कांस्टेंट। अब इसके बाद देखो कि जो डायनेमिक्स की वजह से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स आपको पता है कि हम किसकी स्टडी करते हैं, इसमें फोर्स की वजह से जो मोशन होगा उसकी स्टडी, मोशन की स्टडी। सो सी विच स्टेप्स कैन बी फॉलोड। फर्स्ट स्टेप क्या होगा,
सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज़ करना है। चूज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करना है या फिर कार्टेशियन यूज़ करना है या स्फेरिकल करना है, वो हमें डिसाइड करना होगा। एंड सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होगा, रिजॉल्व all forces in the direction of यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन में हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। मीन्स अगर ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप ही होता है कि ये देखना है कि उस बॉडी पर कौन कौन सी फोर्स और किस डायरेक्शन में लग रही हैं। मीन्स उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डायरेक्शन भी तो लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट्स वाई। एंड स्टेप थर्ड क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो जो भी फोर्सेस एक्ट होंगी कुछ तो अपोज करेंगी। मीन्स ये जो हमारा फॉर्मूला होता है, बेसिक फार्मूला F=ma, इसमें कुछ फोर्सेस ऐड होंगी, कुछ माइनस होंगी। सो एक न्यू इक्वेशन ऑफ मोशन ही फॉर्म होके आएगी हमारे पास इसका यूज़ करने के बाद। जैसे ड्रैग फोर्स है तो नेगेटिव में ड्रैग फोर्स हो जाएगी, इस केस में हम इसको बोल देंगे कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। सो दैट इसका मतलब यही है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर्स, उसको निकालना, क्योंकि उसी का यूज़ करेंगे हम आगे कैलकुलेट करने के लिए। एंड इक्वेशन जो स्टेप 4 है वो क्या हो जाएगा, यूज़ एप्रोप्रिएट फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन। मीन्स एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है या वाई में है। एंड सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी और उस इक्वेशन को फिर हमें सॉल्व करना होगा। सो मैं लिख देती हूँ एक बार, यूज़ एप्रोप्रिएट फार्मूला फॉर ax और ay and solve differential equation. So these are the some steps to proceed any questions which is related to the dynamics. And one of the most important point is always take initial direction, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन, पॉजिटिव लेने का हमारा क्या फ़ायदा हो जाएगा कि जो कैलकुलेशंस हैं वो इजी हो जाएंगी। अब देखो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, मीन्स हम उसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इवन पूरी मैकेनिक्स ही इन लॉज के बेसिस पर सॉल्व की जा सकती है। दिस इज़ द वेरी यूनिक थिंग अबाउट दीज लॉज। बट फिर भी कुछ जो है कंसेप्ट मैं डिस्कस कर देती हूँ। फर्स्ट हम बोल सकते हैं, ये एग्जांपल्स हैं कुछ न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ स्प्रिंग मास सिस्टम। अब देखो इस केस में यूज़ करने के लिए हमें एक सिस्टम कंसिडर करना होगा, दैट इज़ एनी वॉल एंड दिस इज़ स्प्रिंग which is attached to this wall and then attached to this mass m. अब देखो this is the spring constant k and देखो ये जो spring होगी हम इसको हमेशा लाइट या फिर मासलेस spring कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको हैवी मानेंगे, मीन्स कुछ मास मानेंगे, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा डिफरेंट पॉइंट्स विल बी डिफरेंट। स्प्रिंग ऑलवेज वांट टू रिगेन इट्स पोजीशन, दैट्स व्हाई वी कंसिडर इट्स लाइट और मासलेस। एंड सपोज करो ये कुछ एक्सटेंड हो गई, कहीं यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, मीन्स अपनी पोजीशन को चेंज करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा ये, मीन्स इसको इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे तो अब दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट x।
अब हमें वैसे तो फॉर्मूला का पता है कि जो स्प्रिंग फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, F इक्वल टू के एक्स। हियर एक्स इज दिस डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर कुछ अजम्पशंस हैं, बहुत से मानते हैं कि हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, बट दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू कन्वे दिस फॉर्मूला, बिकॉज अब मान लो ये तो हो गई, हमने जो डायरेक्शन कंसिडर करेंगे ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव कंसिडर कर ली। अब इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस केस में तो ये ठीक हो जाएगा। बट देखो अगर ये मास जो है इस डायरेक्शन में आ जाए, दिस इज़ द नेगेटिव डायरेक्शन, सो दिस नेगेटिव डायरेक्शन एंड दिस नेगेटिव साइन विल बी पॉजिटिव। सो हम इसको इस डायरेक्ट नेगेटिव ना लिखने की बजाय हम इसको पॉजिटिव में ही लिखेंगे, और जब हम मैथमेटिकली यूज़ करेंगे तो उसके डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन को यूज़ कर लेंगे। दैट्स वाई आई हैव टोल्ड यू दैट टू एफ एस इक्वल टू के एक्स। ओके, एंड जो के होगा वो डिपेंड करेगा, मीन्स पॉजिटिव है नेगेटिव, वो होगा कंप्रेशन है या फिर इलोंगेशन है। ओके, एंड देखो मान लो दिस इज एन स्प्रिंग एंड नेट फोर्स इज 0, क्योंकि ये अपनी नेचुरल स्टेट में है। अगर मैं इस पर कुछ फोर्स एक्ट करवा दूं तो या तो ये इलोंगेट होगा या फिर कंप्रेस होगा। इस केस में ये क्या है, थोड़ा सा इलोंगेट हो गया है, और जिसकी वजह से जो फोर्स होगी दोनों साइड से इस डायरेक्शन में लगेगी है। ओके, एंड दूसरा केस हो जाएगा दिस इज कंप्रेशन, और इस केस में क्या होगी, अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्प्रिंग, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन दिस केस दिस इज इलोंगेशन एंड दिस इज कंप्रेशन। अब इसके बाद हम कल जो है कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जो कि स्प्रिंग मास सिस्टम से ही रिलेटेड होंगे, और कुछ और एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं वैसे। अब सो लेट्स एंड दिस लेक्चर हियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।